लंग में एक छलनी है जो एयर को फिल्टर करता है। वो जो छलनी है या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई वो धीरे-धीरे कम होती बढ़ती रहती है बेसिकली। तो एयर का एक्सचेंज जो है लंग के आर-पार जो है वो एक्सचेंज धीरे-धीरे खराब होता रहता है और लंग्स पेशेंट की सांस फूलती रहती है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल पेशेंट का डिप करता है। तो इंडियन सेटअप की अगर अपन बात करें तो मोस्ट कॉमन आईएलडी जो है वो हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस है। वेरी कॉमन जो कॉज अपन मिला था वो था एयर कूलर्स। अपन जैसी गर्मी अभी स्टार्ट हुई है, अपने अपना जो भी कूलर है, वाटर कूलर है, उसको बिना ढंग से साफ किए, बिना सारी सीव्स चेंज किए अपन उसको स्टार्ट कर लिया। उसके अंदर जो फंगस है, जो रेशे हैं, वो आपके सांस के साथ अंदर जाते हैं। उसकी वजह से ये फाइब्रोसिस होता है या एचएसवी स्टार्ट होता है। या एक अपने बीकानेर में जो कॉमन प्रचलन है कि पिजन डस्ट एक्सपोजर बहुत है, कबूतरों को चुगा डालने की अपने यहाँ परंपरा है। तो वो जो उनकी बीट है या उनके जो फेदर्स है, उनके अंदर कहीं ना कहीं फंगस या कोई ना कोई अपने एलर्जिक पार्टिकल्स होते हैं। तो डेली आप 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए चुगा डाले, रुके, निकल गए, तो वो जो स्लो स्लो धीरे 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 बॉडी में इकट्ठा होता है। एक लॉन्ग स्टैंडिंग 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद धीरे धीरे आपको लगता है नहीं, अब जब मैं चलता हूँ तो मुझे घुटन होती है, अब मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ तो मुझे बाहर ऊपर चढ़ के एक बार के लिए रोकना पड़ता है। नमस्कार। हेल्थ केयर से जुड़े आपके पसंदीदा पॉडकास्ट डॉक्टर डायरीज में आपका फिर एक बार मैं शशांक शेखर जोशी हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीकानेर की जानी मानी अस्पताल पीबीएम हॉस्पिटल में टीबी एवं श्वसन रोग में सहायक आचार्य काम करने वाले डॉक्टर जे.के. खत्री साहब। तो आपकी और मेरी तरफ से हमारे डॉक्टर डायरीज के स्टूडियो में आज हम स्वागत करते हैं डॉक्टर जे.के. खत्री का। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। हमारे स्टूडियो में बेहद स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ वो एक ऐसे रोग के बारे में है जिसे लोग आईएलडी के तौर पर जानते हैं, और जैसा कि मैं जानता हूँ एक कम प्रचलित रोग है जिसे आम लोग जिसके बारे में कम गंभीरता से सोचते हैं या जिन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आईएलडी पे जागरूकता के लिए बेसिकली आज हम आपके साथ इस पॉडकास्ट में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो मेरा बेसिक सवाल रहेगा आपसे वो यही रहेगा कि आईएलडी आखिर है क्या? आईएलडी बेसिकली एक लंग फाइब्रोसिस हम बोलते हैं। ये लंग फाइब्रोसिस की बीमारी है। यूजुअली लंग का काम ये होता है कि एयर को फिल्टर करना, फ्रेश ऑक्सीजन लंग के अंदर आ जाती है और उस CO2 जो लेवल से CO2 जो है वो लंग से बाहर निकल जाती है। ये प्रॉब्लम लंग एक छलनी की तरह काम करता है। तो आईएलडी में बीमारी में जिस तरह से मान लें कि आप पानी को छान रहे हैं और आप एक कपड़े से पानी को छाने, उसके बाद एक कपड़ा और लगा दें, एक कपड़ा और लगा दें। अगर ये 6-7 लेयर या 8 लेयर कपड़े की एक के ऊपर एक स्टैकिंग कर दें, फाइनली जो पानी छनेगा उसकी मात्रा धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगी। एग्जैक्टली सेम ही आईएलडी में होता है। लंग में एक छलनी है जो एयर को फिल्टर करता है। वो जो छलनी है या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई वो धीरे धीरे कम बढ़ती रहती है बेसिकली। तो एयर का एक्सचेंज जो है लंग के आर पार जो है वो एक्सचेंज धीरे धीरे खराब होता रहता है और लंग्स पेशेंट की सांस फूलती रहती है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल पेशेंट का डिप करता है। तो एक तरह से कंप्लीट पूरे लंग में जहाँ जहाँ वो एक सीव की तरह, एक छलनी की तरह जो लंग काम कर रहा था, उसकी थिकनेस कम बढ़ रही है और वो फाइब्रोसिस हम उसको काउंट करते हैं। वो इंटरस्टिशियल पूरे पैन लंग, पूरे लंग के अंदर फाइब्रोसिस है। तो आईएलडी मेरे हिसाब से एक ग्रुप ऑफ डिजीज है। हाँ, बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें ये सब हो सकता है। तो सबसे प्रचलित आईएलडी को हम किस रूप में पहचानते हैं? सबसे प्रचलित आईएलडी की बात करें तो उसके दो आंसर पॉसिबल है। एक तो वर्ल्ड वाइड जो आईएलडी की बात करें तो आईपीएफ है, लंग इंटरस्टिशियल लंग फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस अपन बोलते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में एक रिसर्च हुई थी 2015 से 17 के बीच में। आईएलडी इंडिया रजिस्ट्री एक ऑनलाइन अपन एक बोर्ड बनाया था। उसमें हमने मल्टीपल 37 सिटीज़ के आसपास से मल्टीपल जितनी भी आईएलडीज पॉसिबल है उनके सबके डेटा इकट्ठे किए थे और लगभग 1100 पेशेंट, एग्जैक्ट आई थिंक 1084 के आसपास पेशेंट थे। और उस पर रिसर्च करके हमने डिफरेंट टाइप ऑफ आईएलडीज के बारे में देखा था। तो इंडियन सेटअप की अगर अपन बात करें तो मोस्ट कॉमन आईएलडी जो है वो हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस है, जो अराउंड 1084 में से उस रजिस्ट्री ने क्लेम किया था कि लगभग 47% जो पेशेंट है उसमें इंडियन सेटअप में हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस पाया गया है। तो फर्स्ट हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस, सेकंड जो एज पर दैट रिसर्च CTD आईएलडी,
गठिया के रोग जिस बीमारियों के साथ जो आईएलडी है वो थर्ड नंबर पे अपना आईपीएफ आ रहा था, जो कॉमन वर्ल्ड वाइड कॉमन माना जाता है। इंडियन सेटअप के हिसाब से आई थिंक हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस इज द राइट आंसर। तो अगर हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस की बात करूं, जिसे बेसिकली क्रॉनिक हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस एक तरह से एलर्जिक रिएक्शन है। यूजुअली जैसे हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो लंग्स के अंदर इन्फेक्शन आता है, बैलून्स के अंदर। ये वो इन्फेक्शन है जिसके अंदर वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की जो बात करें वो इन्फ्लेम्ड होती है, उसके अंदर स्वेलिंग आती है। वो बहुत कॉमन जो अपन बात करें तो उसमें इसकी रजिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो इंडियन आईएलडी इंडिया रजिस्ट्री के जो रिसर्च था उसके अकॉर्डिंग हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस में वेरी कॉमन जो कॉज अपन मिला था वो था एयर कूलर्स। अपन जैसी गर्मी अभी स्टार्ट हुई है, अपने अपना जो भी कूलर है, वाटर कूलर है, उसको बिना ढंग से साफ किए, बिना सारी सीव चेंज किए अपन उसको स्टार्ट कर लिया। उसके अंदर जो फंगस है, जो रेशे हैं, वो आपके सांस के साथ अंदर जाते हैं। उसकी वजह से ये फाइब्रोसिस होता है या एचएसवी स्टार्ट होता है। तो मोस्ट कॉमन रीजन एयर कूलर, एसीज, ऑर्गेनिक डस्ट। ऑर्गेनिक डस्ट जैसे बीकानेर की बात करें तो कॉटन इंडस्ट्री फेमस है, तो कॉटन की डस्ट सांस के साथ अंदर चली गई। भुजिया बीकानेर का फेमस है, तो बेसन वाला जो काम है, जहाँ बेसन की पिसाई हो रही है, आटे की पिसाई हो रही है, उस तरह की जो ऑर्गेनिक डस्ट है, जो नेचुरल डस्ट है, वो सांस के साथ अंदर जाके उससे फिर ये हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस कॉमन होता है। तो इस रोग के जो एक्यूट और क्रॉनिक दो रूप हैं, इनमें विशेष रूप से अगर आप कोई अंतर बता सकें, और इन दोनों को अलग करने वाले लक्षणों और कारकों के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक्यूट का मतलब होता है कि बहुत जल्दी से इन्फेक्शन हो गया। क्रोनिक का मतलब ये है कि धीरे 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 इन्फेक्शन हुआ। सिम्टम सेम रहेंगे। जो सिम्टम क्रोनिक हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस में आपको 6 महीने बाद, साल भर बाद आने वाले हैं, वो सेम सिम्टम्स इसके अंदर आपको 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर आ जाते हैं। जो हमने जो कॉमन कॉमन केसेस देखे हैं, खासकर ये जो फूल मालाओं का जो लोग काम करते हैं, कई बार क्या गुलाब की काम किया तो उसके अंदर कॉटन की बोरी के अंदर आता है, तो कॉटन की जूट के डस्ट से, गुलाब की स्मेल से, डीओ परफ्यूम की स्मेल से अचानक से आपको सांस में दिक्कत होगी। अचानक से पैटर्न ये होगा कि अभी तो था पेशेंट स्टेबल था, अभी ऐसे अचानक सांस में दिक्कत हो रही है, घुटन हो रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। प्रेजेंटेशन जो है, जितनी भी एक्यूट कंडीशन है, चाहे एक्यूट हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस हो, एक्यूट अस्थमा का अटैक हो, प्रेजेंटेशन सेम रहता है कि अचानक से ही विद इन 2 to 3 days, विद इन 5 days अचानक से सांस की दिक्कत हो गई, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, खांसी लगातार रह जा रही है। और यही चीज़ स्लो 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 जब होगी, जो खासकर कॉटन इंडस्ट्री वाले हैं, या एक अपने बीकानेर में जो कॉमन प्रचलन है कि पिजन डस्ट एक्सपोजर बहुत है, कबूतरों को चुगा डालने की अपने यहाँ परंपरा है, तो वो जो उनकी बीट है या उनके जो फेदर्स हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं फंगस या कोई ना कोई अपने एलर्जिक पार्टिकल्स होते हैं, तो डेली आप 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए चुगा डाले, रुके, निकल गए, तो वो जो स्लो स्लो धीरे 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 बॉडी में इकट्ठा होता है। एक लॉन्ग स्टैंडिंग 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद धीरे धीरे आपको लगता है नहीं, अब जब मैं चलता हूँ तो मुझे घुटन होती है, अब मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ तो मुझे बाहर ऊपर चढ़ के एक बार के लिए रोकना पड़ता है। ठीक है, तो ड्राई कफ आना, चलने पे सांस फूलना, मतलब जितना काम आप पहले कर लेते थे, पहले मैं आराम से छत पे चढ़ता, आराम से उतर जाता, अब मैं छत पे चढ़ के एक बार मुझे रेस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो 5 सेकंड का हो, फिर मैं अपना काम कर सकता हूँ। सिम्टम्स धीरे धीरे धीरे, सेम डिजीज है, सेम सिम्टम्स है, एक आपको अचानक से विद इन 2 to 3 days, 5 days में, एक आपको धीरे 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 आपको लगता है कि नहीं, पहले वाली बात नहीं बची है, अब ये डिफरेंस रहता है। तो इनिशियली क्रॉनिक हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस के जो पेशेंट हैं, वो क्या महसूस करते हैं, और आप इसको डायग्नोस करने के लिए प्राइमरी क्या टेस्ट करवाते हैं? पेशेंट लेवल पे अगर बात करें, पेशेंट को क्या फील हो रहा है, तो पेशेंट को ये फील होगा कि सांस की दिक्कत रहती है। आजकल थोड़ा सा मैं लंबा चलता हूँ, मुझे घुटन होती है, मुझे रुकना पड़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाता हूँ। बाजार में पहले मार्केट में वहाँ से वहाँ तक घूम जाता था, आजकल नहीं होता है। मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, पहले मैं 5 चक्कर लगाता था, आजकल 3 चक्कर में सांस फूल जाती है। ये सिम्टम रहेंगे। प्लस कुछ पेशेंट्स में चलने पे खांसी आती है, ड्राई कफ रहता है। यूजुअली इस तरह के पेशेंट में सूखी खांसी बहुत आती है। फ़ोन पे लंबी बात करेंगे, खांसी आने स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा लंबा चलेंगे, खांसी प्लस सांस में दिक्कत। सिम्टम ये रहेंगे कि ड्राई कफ। पेशेंट की बात करें, आपको सब सस्पेक्ट अब करना है कि चलने पे सूखी खांसी, चलने पे सांस फूलना, ये अगर कंडीशंस आती है तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर्स का काम ये रहता है, हम लोग यूजुअली मोस्ट प्रोबेबली एक्सरे कराते हैं,
चेस्ट फंडिंग जो हम लोग रूटीन पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसमें में जैसे छाती में आवाज़ आ रही है, पेशेंट भी बोलता है कई बार, अस्थमा पेशेंट जो बोलता है कि छाती में सीटी की आवाज़ आती है, उस तरह की आवाज़ उनमें नहीं आती है। पेशेंट को सांस में दिक्कत हो रही है, आप क्या सोचोगे, या तो अस्थमा होगा या कुछ और निमोनिया वगैरह। तो वो जो स्टेथ की जो फाइंडिंग है, ऑस्कल्टेशन जो फाइंडिंग है, जो स्टेथ लगाते हैं, उसमें अगर ये स्पाज्म की नहीं लग रहा है तो हमें बाकी चीज़ें सोचनी पड़ती है। एक्सरे है, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस है, उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है। उस प्रेजेंटेशन से एक एक सिनेरियो बनता है, एक आपको डाउट करना होता है कि दैट कुड बी हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस प्लस जॉब एक्सपोजर, जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है, क्या काम करते हो सर? गुलाब का पत्तियों का काम, गुलाब के पत्तियों का काम है, जूट का काम है। हम जो कॉमनली पूछते हैं, बेसन का काम तो नहीं हो रहा है, कॉटन इंडस्ट्री में काम तो नहीं करते हो, सिलाई आटा चक्की है, बेसन चक्की है, वो काम तो नहीं करते। बीकानेर में ऊन का काम बहुत बीकानेर, ज्यादा हाँ, होता है। बीकानेर के हिसाब से हम लोग कॉमन सवाल हमारे ये रहता है कि कॉटन, भुजिया, इसके बारे में हमें पूछना पड़ता है। और एक कुछ है पैट, कई बार पैट ऐसे होते हैं कि अपन नई, एक पेशेंट था जो बार बार सांस में दिक्कत हो रही थी, तो वो पर्शियन कैट लेके आया था। तो उस पर्शियन कैट के फर की वजह से उसको दिक्कत हो रही, हमने उस कैट को उन्होंने हैंड ओवर किया, उसके बाद से वो सिम्टम चले गए थे। तो ये की जा सकती है। अब बात करूं मैं इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन में, दवाएं शामिल है, चिकित्सा है, जीवन शैली में बदलाव शामिल है। ठीक है। तो इसके लिए निर्धारित जो कुछ सामान्य दवाएं हैं उनके बारे में और उनके संभावित दुष्प्रभावों के बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो आप इसे किस तरह से हमारे दर्शकों के लिए रखेंगे? पहले पेशेंट लेवल की बात करें तो एक पेशेंट को, आपको लग रहा है कि ये हो सकता है, डॉक्टर्स ने आपको बोल दिया कि आपको आईएलडी है। आईएलडी का एक बहुत माइल्ड सा वेरिएंट है हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस, एचएसपी है। तो सबसे पहला काम, आप एक्सपोजर बंद करें, है ना। वो जो भी चीज़ें आप है, वो जो अपन कॉमन कॉमन बात कर रहे हैं, कॉटन, आपके घर में कोई पेट है या वो है, एक्सपोजर आपको बंद करना होता है। आपकी जॉब प्रोफाइल ऐसी है कि आपको उस काम में जाना ही है, तो मास्क लगा के, 2 डबल लेयर मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क लगा के, जितना आप एयर इनहेलेशन, जो एयर से आपकी एलर्जन अंदर जा रहा है, जितना एयर इनहेलेशन अपन कम कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं। हर बार जॉब छोड़ना, जॉब चेंज करना, काम चेंज करना पॉसिबल नहीं है, तो वो अपन कर सकते हैं। पेशेंट के लेवल पे ये सावधानी हो सकती है। योगा प्राणायाम हो सकता है, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, या जिस भी रूम में आप रहते हैं या जहाँ भी रहते हैं, एयर वेंटिलेशन, तो हम बोलते हैं कि 1 घंटे में 2 से 3 बार आपके रूम के एयर चेंज होना चाहिए, एग्जॉस्ट हो या ओपन स्पेस में काम कर रहे हैं, तो वो पेशेंट के लेवल पे वो हो सकता है। डॉक्टर्स के लेवल पे जब हम आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जब इस तरह की हिस्ट्री है, तो वो बेसिक जो टेस्ट होता है कि आपने एक्सरे कराया, पीएफटी का एक टेस्ट होता है जिसमें हम पेशेंट को एक मशीन के अंदर फूंक मारने के लिए बोलते हैं, और उससे लंग्स की पावर कितनी है, कितना इनहेल कर सकता है, कितना सांस एक बार में भर सकता है, कितना सांस एक बार में छोड़ सकता है, पहले 1 सेकंड में कितनी सांस छोड़ सकता है, ये टेस्ट होता है। उसको हम स्पायरोमेट्री बोलते हैं। उसके थ्रू हम डायग्नोस करते हैं, सस्पेक्ट करते हैं, बेसिकली सस्पेक्ट करते हैं। और फिर आगे अगर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल चलने पे कम हो रहा है, कई बार हम, एक कॉमन टेस्ट है 6 मिनट वॉक टेस्ट, जो हमारी दर्शक अपने घर पे भी कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल सा तरीका है, आप अपने घर की डिस्टेंस नाप लें कि भाई वहाँ से यहाँ तक ये 100 मीटर की डिस्टेंस है। उसमें आपको अपनी घड़ी या स्टॉप वॉच ऑन करनी है। स्टॉप वॉच ऑन करने के बाद उस पर आपकी जो भी नॉर्मल पेस है, जिस पेस पे आप रूटीन चलते हो, उस रूटीन पेस पे आप चलिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप चक्कर, आपको 6 मिनट चक्कर निकालने। एक रूटीन कॉमन मैन 6 मिनट में लगभग 500 मीटर चलता है। तो आपको ये जो वॉक है, ये आपको बंद कर देनी है। जे आपको लगे बहुत घुटन हो रही है, आपको लगता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल 4% से कहीं बहुत ज़्यादा 4% तक का, जैसे जैसे चलेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल, जैसे आपका 98 है तो 96 आएगा, 97, 96 ड्रॉप करेगा। 4% का ड्रॉप हम लोग अलाउ मानते हैं कि यहाँ तक तो ड्रॉप करेगा कॉमन मैन का, उससे ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है। तो 6 मिनट में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, उससे एक जज होता है कि लेस देन 500 ml आने लग गया है, या आपको लगता है कि 6 मिनट के से पहले ही आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत डिप कर गया, 98 था या 96 था, अब करते करते 90 चला गया है, 90 से नीचे जा रहा है, घुटन हो रही, अब रुक जाइए, योर टेस्ट इज डन। आपको किसी न किसी फॉर्म की, नॉट एचएसपी, किसी न किसी फॉर्म की इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, मोस्ट कॉमन फिर आपका आईएलडी आता है। तो ये पेशेंट अपने लेवल पे चेक कर सकता है। हमें जब ये सब लगता है कि हम लोग भी कराते हैं, 6 मिनट वॉक टेस्ट बोलते हैं, वो कराने के बाद हमें लग रहा है नहीं, पीएफटी के अंदर आ रहा है, लंग की कैपेसिटी कम हो रही है, पेशेंट
6 मिनट के अंदर 200 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर चल पाए, यानी कि एक्सरसाइज करने की जो कैपेसिटी है लंग की वो लगातार ड्रॉप हो रही है। तो आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कम हो रही है, आपको घुटन हो रही है, तो फिर आगे हम डिटेल एनालिसिस के लिए कॉमन में सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन करा के देखते हैं, हमें लगता है कि फाइब्रोसिस है, जॉब प्रोफाइल चेक करनी है। कुछ एलर्जिक पैनल्स हैं आजकल अवेलेबल है, जिसमें पिजन ड्रॉपिंग, एचपी पैनल बोलते हैं, हाइपरसेंटिक पैनल, उसमें कॉमन जो आईएलडी इंडिया रजिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें थी, फंगस का एक्सपोजर है, पिजन फेदर्स हैं, उनके एलर्जेंस के हम टेस्ट लगाते हैं कि इनसे एलर्जी है कि नहीं है। तो वो अपना एक टेस्ट होता है, उससे अपन डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट को एचपी है कि नहीं है। तो सवाल मेरा इसके साथ ये भी था कि इसकी कॉमन दवाएं क्या हैं और उसके सामान्य दुष्प्रभाव क्या हैं? सबसे पहला ट्रीटमेंट अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस। आपको लगता है कि आपके घर में पेट के बाद हुआ, आप छोड़ दीजिए। आपको लगता है कि उस जगह हुआ, आपको से कॉमन है कि कबूतरों को चुगा डालने की आदत है, आप चाहें अगर आपको ठीक है तो आप बंद कर सकते हैं, किसी और स्पेस में चले जाएं, या वहाँ जहाँ झाड़ू लग रहा है, डस्टिंग हो रही है, वहाँ थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। और मेडिसिन की बात करें तो मोस्ट कॉमन मेडिसिन जो हम लोग इस तरह के केसेस में देते हैं, जहाँ इमरजेंसीज में, रूटीन में, वो है स्टेरॉयड। तो स्टेरॉयड हमें देना होता है जब इस तरह की एक्यूट एक्सपोजर है या लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम से लंग डैमेज है। स्टेरॉयड का जैसे नाम बड़ा है, बदनाम बड़ा है, तो वो वाली बात है। तो हम लोग जो स्टेरॉयड देते हैं वो एक कंट्रोल्ड वे में, पेशेंट की बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम लोग स्टेरॉयड देते हैं। स्टेरॉयड को यूजुअली 3 मंथ के आसपास देके हमें उसको रिव्यू करना होता है, टैपरिंग डोज में करना होता है। डोज हम लोग, अगर आप रेगुलर फॉलोअप में है तो डॉक्टर जैसे भी आपको लगेगा इंप्रूवमेंट आ रहा है तो वो डोज टैपर करता रहेगा। टैपरिंग डोज के साथ एक फ्रिक्वेंट फॉलोअप के साथ हम उसको देखते हैं, हमें ठीक लगता है तो हम बंद भी कर सकते हैं। एक्यूट एचएसवी, क्रोनिक एचएसवी में कई बार पेशेंट को लंबा चलता है। स्टेरॉयड के खुद के जो साइड इफेक्ट है वो ओवरडोज साइड इफेक्ट ज़्यादा है, या आपको लगा कि ये ठीक है और आपने ओवर द काउंटर वही मेडिसिन चली जा रही है, तो उससे फिर मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट स्टेरॉयड का जो कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस से हड्डियां गल जाती है। एक कॉमन पब्लिक को पता है कि ये स्टेरॉयड है, इससे तो हड्डियां गल जाएंगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो वाकई अगर लॉन्ग टर्म यूज़ है और ओवर द काउंटर यूज़ है, आपने डॉक्टर की सलाह नहीं ली, आपने स्टेरॉयड को टैपर नहीं किया, आपकी डोज जो है आपके वेट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इस तरह की कंप्लेंट्स, फीमेल्स में साइकिल्स ऊपर नीचे है, मुंह में छाले होना है, आपकी स्किन बहुत वीक हो जाती है, फेस, मून फेस, आपने कई पेशेंट्स को देखे होंगे, गोल सा चेहरा होता है, मून फेस है, वो साइड इफेक्ट आते हैं। बट मोस्टली मतलब नॉन जुडिशियस यूज के साथ, ओवर डोजिंग के साथ आते हैं। जिस डोजिंग में हम लोग देते हैं आते हैं, नो डाउट, इनकार नहीं किया जा सकता, बट एक कंट्रोल्ड वे में एक डिजीज। और कुछ एजेंट्स इसके बाद हमें लगता है कि स्टेरॉयड के साइड इफेक्ट्स भी हैं। एंटीफाइब्रोटिक्स आजकल ऐड होने लगे, तो फाइब्रोसिस जो हो रहा है, लंग फाइनली जो ड्राई हो रहा है, उसको स्पीड को स्लो करने के लिए हम लोग कुछ मेडिसिन से, एंटीफाइब्रोटिक्स अवेलेबल है, वो दिया जा सकता है। बट मोस्ट कॉमन ड्रग की बात करें स्टेरॉयड, जेडुसियस यूज किया जा सकता है आराम से। ठीक है। जिन रोगियों में कन्वेंशनल थेरेपी का अगर ज़्यादा असर ना दिखाई दे तो उनके लिए क्या कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन उपलब्ध है? अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस, नॉन एलोपैथी की अगर बात करें तो योगा है, प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, एयर एक्सचेंज आप अपने घर का अच्छा रख सकते हैं, फ्रेश एयर में जा सकते हैं। एक बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है लंग मैकेनिक्स को इम्प्रूव करने की, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, यानी कि आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, द मोस्ट कॉमन ब्रीदिंग, हम जो एक कॉमन मैन को बोलते हैं कि छोटे बैलून जो होते हैं घर में, आप यूजुअली ओल्ड एज पेशेंट आता है, मिडिल एज आता है, कि आप अपने घर में जितने बच्चे हैं उनको बैलून फुला के दो, आप फुलाओ और वो फोड़ेंगे, इतना सा काम करना है। क्योंकि आप बैलून, छोटा बैलून जो है उसको फुलाने में आपको ताकत लगानी पड़ेगी, बैलून फूल जाएगा, बच्चे भी खुश हैं, आपकी लंग की एक्सरसाइज भी हो रही है। तो एक बैलून फुलाना एक बहुत कॉमन एक्सरसाइज है जो कॉमन मैन, कॉमन पब्लिक कर सकती है अपने को। तो योगा, प्राणायाम, बैलून, वॉक, आपको घुटन हो रही है बट एक फ्रेश एयर की जो वॉक है, जितना जिस स्पेस पे आप चल सकते हैं उस स्पेस पे आप चलें और वॉक करते रहें। ये सबसे एक नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जो हम बात करें वो अपन किया जा सकता है। बिल्कुल। तो क्रोनिक हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस जैसे आईएलडी के मैनेजमेंट में बेसिकली डाइट और एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो क्या आप ऐसे तरीके सजेस्ट कर सकते हैं जिनसे रोगी लक्षणों को कम करने के लिए या अपने ओवरऑल हेल्थ में सुधार करने के लिए अपनी डाइट में बदलाव करे? हाँ,
यूजुअली एक एक तरह की एलर्जिक रिएक्शन है। तो हर वो चीज़ जो एलर्जी को अपने आयुर्वेद के हिसाब से, नेचुरोपैथी के हिसाब से, हर वो चीज़ जो आपकी एलर्जी कंट्रोल करती है, आपकी एलर्जी को अलाइनमेंट में रहती है, वो चीज़ें आपको करनी चाहिए। जैसे हम सिट्रस फ्रूट की बात कर रहे हैं कि विटामिन सी का बहुत अच्छा रोल है। आप एलोपैथी की बात करें तो विटामिन सी का बहुत अच्छा रोल है एलर्जी में। तो उसको अपन आयुर्वेद की तरफ जाएँ तो आँवले का जूस है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, ये अच्छा प्ले करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा रोल है। तो अब इस चीज़ को एलोपैथी जो आपको एंटीऑक्सीडेंट नाम दे रही है, आप उसको आयुर्वेद में जाएँ तो सिंपल है कि एंटीऑक्सीडेंट का मोस्ट कॉमन सोर्स क्या है? स्प्राउट्स। तो जितने भी अंकुरित मूँग, मोठ, चने जो भी है, तो अंकुरित चीज़ आप यूज़ करें। तो विटामिन सी के लिए आप आँवले का जूस या सिट्रस फ्रूट, एंटीऑक्सीडेंट के लिए आप स्प्राउट्स यूज़ करें, वो है। बाकी एक्सरसाइज़ है, योगा है, प्राणायाम है, ये सब चीज़ें अपन किए जा सकते हैं। तो ऐसे रोग में क्या कोई अर्ली वार्निंग साइंस या रिस्क फैक्टर है, तो रोगियों को उसके बारे में बारीकी से ध्यान रखना चाहिए? जॉब प्रोफाइल बहुत कॉमन है। जॉब प्रोफाइल आपको पता है कि आपको ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं, चांसेस ज़्यादा है। अपन जो कर सकते हैं वो यही है कि आप जितना लेयर्स, 2 लेयर, 3 लेयर मास्क लगा के अगर आप वो काम करें, योगा, प्राणायाम, और ये जो आपकी प्रिवेंशन थेरेपी की अपन जो बात कर रहे हैं कि एंटीऑक्सीडेंट स्प्राउट्स यूज़ करना है, योगा प्राणायाम करना है, ऐसे ये जो भी चीज़ें अपन विटामिन सी वाली जो है वो चीज़ें हैं, आंवले का जूस है, ये चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आयुर्वेद रिकमेंड करता है बहुत कॉमनली, जैसे दालचीनी है, शहद है, तुलसी के पत्ते हैं, तो आंवले का रस है। दालचीनी शहद यूज़ की जा सकती है, आंवले का रस है वो यूज़ किया जा सकता है। दालचीनी को कई तरीके हैं, दालचीनी गर्म गुनगुने पानी में दालचीनी छोड़ दें, उसको पानी को चार्ज करके वो भी यूज़ किया जाए, तो ये तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। रिसर्च और टेक्नोलॉजी इसमें हुँ, जो प्रगति हुई है, हुँ, इससे नए उपचार भी डेवलप हुए हैं हाँ, और हाँ। नए डायग्नोसिस टूल्स के भी जन्म इससे हुआ है। हुँ, हुँ। तो आईएलडी के उपचार में ऐसे कौन से डेवलपमेंट हैं जिनको विशेष रूप से इस तरह के क्रॉनिक हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस से संबंधित आशाजनक रूप में आप देखते हैं, या ऐसे कौन से उपचार है जो वाइडली शीघ्रता से रोगियों के लिए उपलब्ध हैं? तो स्टेरॉइड एक अब तक का जो मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट था वो स्टेरॉइड था। अभी चूँकि स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं, कई बार पेशेंट को क्रोनिक केसेज़ में बहुत लंबा स्टेरॉइड चलना है, तो उस कंडीशन में साइड इफ़ेक्ट जब आते हैं, मून फेस हो रहा है, बोन कमज़ोर हो रही है, स्किन खराब हो रही है, उस कंडीशन में एंटीफाइब्रोटिक्स आ गए हैं। कोविड से पहले तक जो परफेनाडॉन वगैरह कुछ मेडिसिन्स हैं, परफिनेक्स नाम से, वो अवेलेबल थी, परफेनाडॉन सॉल्ट अवेलेबल था। कोविड के बाद से निटिनोनेब सॉल्ट अवेलेबल है, एंटीफाइब्रोटिक्स आ रहे हैं, जो आपके फाइब्रोसिस को स्लो डाउन करते हैं। रोक तो कोई नहीं सकता, बट एंटीफाइब्रोटिक्स ऐसे हैं जो आपके फाइब्रोसिस को स्लो कर सकते हैं। तो जब भी हमें लगता है कि फाइब्रोसिस में पेशेंट लैंड अप हो रहा है, तो ये ड्रग्स इजीली अवेलेबल है। कॉस्ट पहले से बहुत कम हो चुकी है, पहले काफ़ी कॉस्टली था। अभी एंटीफाइब्रोटिक्स काफ़ी अवेलेबल है, ठीक-ठाक रेंज में अवेलेबल है। इसके अलावा इम्यून मॉड्यूलेटर्स कुछ और अवेलेबल हैं, सीरोम्यून वगैरह कुछ आती हैं, वो भी आजकल मेडिसिन्स अवेलेबल हैं। वो भी हम जब भी आपको लगता है कि स्टेरॉइड का साइड इफ़ेक्ट है, वो जो यूज़ किया जा सकता है। डायग्नोसिस में बात करें तो आजकल कुछ हायर सेंटर्स में आईएलडी का अलग से सॉफ्टवेयर आता है, जो लेवल ऑफ फाइब्रोसिस, एग्जैक्ट लेवल ऑफ फाइब्रोसिस जो आपको बता सकता है कि आप किस स्पीड से आपका फाइब्रोसिस है। डीएलसीओ मशीन आती है, जिसमें आपकी लंग की कैपेसिटी, जो हम कन्वेंशनल थेरेपी में हम पीएफटी यूज़ करते हैं, पेशेंट घर पे 6 मिनट वॉक टेस्ट यूज़ कर सकता है। हॉस्पिटल का जो प्राइमरी सेटअप है, वो एक पीएफटी की मशीन से हम लंग कैपेसिटी चेक कर सकते हैं। थोड़ा हायर सेंटर है, वो डीएलसीओ मशीन आती है, जिसमें हम कार्बन, क्योंकि एयर कितना एक्सचेंज हो नहीं पता, बट कार्बन मोनोऑक्साइड को हम एज ए मार्कर यूज़ करके, कार्बन मोनोऑक्साइड लंग के इस पार से उस पार, मेम्ब्रेन के चारों दोनों तरफ किस स्पीड से मूव कर रहा है, वो हम चेक कर सकते हैं। डीएलसीओ मशीन अवेलेबल है। फाइब्रोसिस सीटी स्कैन के बहुत एडवांस वर्जन है, जिसमें लेवल ऑफ एग्जैक्ट लेवल ऑफ फाइब्रोसिस कि 17%, 80% कितना परसेंट फाइब्रोसिस है, उससे आप डिजीज का प्रोग्रेशन चेक कर सकते हैं। तो ये मॉडलिटीज़ अभी अपने पास डायग्नोसिस लेवल पे अवेलेबल है। ट्रीटमेंट पार्ट में ये 2 चीज़ें आ गई। एक ट्रीटमेंट जो सारी आईएलडीज़ के लिए है, क्रोनिक एचपी की बात करें या बाकी जितनी भी लंग डिजीज़, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, उसमें लंग ट्रांसप्लांट एक नए विकल्प के रूप में हाल ही के दिनों में उभरा है। 2011-12 के आसपास जो पहला ट्रांसप्लांट हुआ था, उसके बाद से
काफ़ी नंबर ऑफ लंग ट्रांसप्लांट्स काफ़ी बड़े से हैदराबाद, तमिलनाडु में कुछ सेंटर्स हैं, हैदराबाद में सेंटर्स हैं, रिसेंटली गुड़गांव में सेंटर्स आ गए हैं, मुंबई में सेंटर्स आ गए हैं, काफ़ी सेंटर्स हैं जहाँ लंग ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी क्योंकि कुछ ही साल हुए, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, बट स्टिल धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है और लंग ट्रांसप्लांट के ऑप्शंस लोगों ने ऑप्ट करना स्टार्ट किया है। अंतिम सवाल मेरा रहेगा इस विषय में कि क्रॉनिक हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस से पीड़ित जो रोगी हैं वो ऐसी स्थिति से निपटने के दौरान एक तो जीवन को स्वस्थ बनाए रखने, अपनी जो हॉबीज हैं, शौक हैं, उन्हें पूरा करने और दैनिक जीवन को जो डेली लाइफस्टाइल है उसको बैलेंस करने के लिए आपकी सलाह के रूप में क्या प्राप्त कर सकते हैं आज हमारे इस वीडियो में? दयानंद सरस्वती का डायलॉग का एक स्टेटमेंट था कि वेदों की ओर लौटो, तो वही बात है। आयुर्वेदिक जो अपनी लाइफस्टाइल है, जो वेदों ने रिकमेंड की है, आयुर्वेद ने रिकमेंड करता है, अर्ली मॉर्निंग उठना है, गुनगुना पानी पीना है, कुछ भी फ्रेश फ्रूट्स जूस लेके स्टार्ट करना है, मॉर्निंग एक्सरसाइज है, योगा है, प्राणायाम है, वो एक्सरसाइज डेफिनेटली करें, हेल्दी फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, स्प्राउट्स वो सब यूज़ करें। लाइफस्टाइल में एज सच एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट वन। आप सब तरह की एक्सरसाइज करें, कार्डियो एक्सरसाइजेज है, कार्डियो एक्सरसाइज से आपकी लंग मैकेनिक्स भी अच्छी इंप्रूव होती है, वो है। और हॉबीज़ के एज सच कोई दिक्कत नहीं आती है। जो जैसे जैसे ऑक्सीजन डिपेंडेंसी अगर बहुत लेट स्टेज में है तो उसमें भी कुछ नहीं, आजकल काफ़ी ऑक्सीजन कंसनट्रेटर वगैरह अवेलेबल है। जैसे कई बार पेशेंट ऐसा होता है कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, आपकी ट्रैवल नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। आजकल ऑक्सीजन मशीन है, वही पोर्टेबल अवेलेबल है, आप कहीं भी ट्रैवल करना चाहें, इनफैक्ट आज अब तो एयर ट्रैवल भी अलाउ है पोर्टेबल के साथ, तो आप आराम से अपना जो रूटीन काम है वो कर सकते हैं। स्टेरॉयड पे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए मेरी सलाह है कि स्टेरॉयड यूजुअली जो आप डालते हैं कि हड्डियाँ कमज़ोर करता है, तो कैल्शियम का एक इस्तेमाल करें, कैल्शियम जरूर लें। यूजुअली क्या है कि पेशेंट को पता होता है इसका कोई रोल नहीं है, स्टेरॉयड तो चाहिए, सांस की दिक्कत के लिए ब्रोंकोडायलेटर चाहिए, ये कुछ नहीं, कैल्शियम आपको लेना चाहिए। कैल्शियम आपको लगता है कि कैल्शियम का एक मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ये है कि कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है, तो कैल्शियम की कोई भी टैबलेट हो कॉन्स्टिपेशन करेगी। एक प्रॉपर तरीका कैल्शियम को लेना है कि एक तो बैठ के लेना है, कई बार एक घूंट पानी पिया सो गए, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर एक गिलास पानी के साथ कैल्शियम लें और ढंग से थोड़ी देर बैठे रहें, क्योंकि कैल्शियम एक तरह से चूना है, तो डिजोल्व होते ही वो फाइनली कॉन्स्टिपेशन करेगा। तो कैल्शियम को एक पूरा गिलास भर के पानी के साथ लें। कैल्शियम के कुछ विकल्प जो वही घूम फिर के ऐसा है कि कैल्शियम आयुर्वेद में कैल्शियम का जो नेचुरल सोर्स, तो नेचुरल सोर्स की बात करें तो खजूर एक बहुत, मिल्क सबसे पहले, मिल्क इज द बेस्ट सोर्स, मिल्क के बाद खजूर है, खजूर एक सोर्स है। आयुर्वेद में बात करें तो वसलोचन यूजुअली लेडीज प्रेगनेंसी में यूज करती हैं, कैल्शियम आज तक यूज होता है, अब तो कैल्शियम देने की परंपरा है, बट आयुर्वेद की तरफ से कैल्शियम देना के लिए सोर्स में वसलोचन एक बहुत अच्छा है, बांस की गोंद से बनता है, तो वसलोचन खा सकता है अगर कैल्शियम से साइड इफेक्ट आ रहे हैं तो। ये चीज़ें स्टेरॉयड डिपेंडेंट जो पेशेंट है या जो पेशेंट स्टेरॉयड पे है, दूध है, खजूर है, वसलोचन है, या कितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स जितने भी अवेलेबल है, सब में एक अच्छा कैल्शियम सोर्स है, वो ले सकता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज की हमारी इस चर्चा में, हमारे इस पॉडकास्ट में डॉक्टर जे.के. खत्री हमारे साथ थे, जिन्होंने मोटा मोटा अगर हम देखें तो आईएलडी और उसमें भी क्रॉनिक हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस के ऊपर सारी बातें हमारे साथ विस्तार से की, और क्षय रोग और श्वसन रोग में ऐसी आगे और चर्चाएं जब भी हम करना चाहेंगे तो उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे साथ उपस्थित होंगे और हम आप तक ऐसी जानकारी भरी चर्चाएं लेकर आते रहेंगे। अगर आपको डॉक्टर डायरीज का ये एपिसोड पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस वीडियो को भेजने की, शेयर करने की ज़रूर कोशिश करें। अगर डॉक्टर डायरीज के सारे शोज आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हमारे महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक शीघ्रता से पहुंचें, और हमें फॉलो ज़रूर करते रहें। अगली किसी स्वास्थ्य चर्चा में मैं शशांक शेखर जोशी फिर एक अनुभवी चिकित्सक के साथ आपके सामने प्रकट होऊंगा, उपस्थित होऊंगा। तब तक मेरे और डॉक्टर जे.के. खत्री की तरफ से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद।